स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस यानी विज्ञान। और विज्ञान में आज हमारा चैप्टर अध्याय है 3 जिसका नाम है धातु और अधातु। उसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि ऐसी धातुओं का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव हो जाती है। तो कौन द्रव हो जाती है? मरकरी। सेकंड है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। किसको काटा जा सकता है? Na यानी कि सोडियम को। तीसरा है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। तो कौन होती है सबसे अच्छी चालक? S सिल्वर होती है, मतलब सिल्वर और लेड होती है। और चौथा है ऊष्मा की कुचालक होती है। तो ऊष्मा की कुचालक कौन होती है? लेड और मरकरी। अच्छा, मैंने सिल्वर और इधर है जो सिल्वर और कॉपर बोलना था मुझे गलती से। कुचालक जो है वो होती है लेड यानी कि Pb। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आगाध वर्ध तथा तन्य का अर्थ क्या है? कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आगाधवर्धता कहते हैं। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आगाधवर्ध धातुएं हैं। दूसरा क्वेश्चन है तन, मतलब दूसरा जो अपन को वर्ड एक्सप्लेन करना है वो है तन। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं, मतलब एक तार की तरह खींचने और ऐसे ऐसे चादर बना दें तो इसको कहते हैं वर्धता और इसको कहते हैं तन्यता का गुण। तो तन्यता सबसे ज़्यादा किसकी होती है? सोने की होती है। इसका पतले तार बनाए जा सकते हैं जैसे कान में भी पहनती हैं लड़कियां बालियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो आंसर है सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। इनमें वायु के साथ अभिक्रिया कर आग पकड़ लेने का गुण होता है। ये ठंडे जल के साथ भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करती हैं और इससे उत्सर्जित H यानी हाइड्रोजन गैस प्रज्वलित होती है। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो कुल मिला के ये है कि ये किससे क्रिया कर लेती है? ऑक्सीजन से भी क्रिया कर लेती हैं सोडियम और मतलब कि किससे? ऑक्सीजन से भी और हाइड्रोजन से भी। तो ऐसा ना हो इसलिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। भाप के साथ आयरन और जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम। तो भाप के साथ आयरन अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती है। तो 3Fe यानी आयरन ले लिया, H2O यानी पानी लिया, भाप मतलब H2O ही होगा। तो 4H2O गैस में तो FeO4 और H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस प्रदान की जाती है। दूसरा है जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम। तो जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया। तो ये रही कैल्शियम के साथ कैल्शियम प्लस 2H2O तो बनेगा CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन निकल जाएगी। पोटेशियम के साथ तेज तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो ए है पोटेशियम के साथ 2K प्लस 2H2O तो बनेगा 2KOH प्लस H2 निकल जाएगी और उसमें ऊर्जा भी निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है ABCD 4 धातुओं के नमूनों को लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला गया। इससे प्राप्त परिणाम को निम्न प्रकार सारणीबद्ध किया गया है। धातु ABCD आयरन 2 सल्फेट, कॉपर 2 सल्फेट और जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट। अभिक्रिया ये पूरी की पूरी आप चार्ट देख लें, इधर से आपको समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आता है एक क्वेश्चन में अच्छे से समझाएं। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इस सारणी का उपयोग करके धातु A, B, C एवं D के संबंध में निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये चार्ट अच्छे से देख ली होगी आई होप आपने। अब क्वेश्चन है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील B है, B धातु है यानी कि विस्थापन होता है कॉपर सल्फेट में। और फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है धातु B को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या होगा? तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब हो जाएगा तथा लालिमा युक्त भूरे रंग की कॉपर की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट है धातु ABCD को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखिए। तो B है सबसे ज़्यादा, फिर A है, फिर C है, फिर D है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको विस्थापन की अभिक्रिया से पता चल जाएगा और इससे पता चल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिक्रियाशील धातुओं को
तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? आयरन के साथ तनु H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। जब अभिक्रियाशील धातु को तनु HCl अम्ल में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, क्योंकि अभिक्रियाशील धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, जैसे कि Fe और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, तो बन जाएगा FeSO4 यानी फेरस सल्फेट, और H2 विस्थापित कर दी जाएगी। आगे है जिंक की, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक की आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है? जिंक को होगा कि नहीं, को होगा। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है? इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। यह जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में जब जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो इसका हरा रंग धीरे धीरे मलिन हो जाता है तथा विलयन रंगहीन जिंक सल्फेट बनाता है। काले भूरे रंग के आयरन धातु विस्थापित हो जाती है, क्योंकि जिंक Fe से अधिक क्रियाशील है। तो जिंक प्लस FeSO4 जो कि बन जाएगा जिंक SO4 और Fe काले भूरे रंग का निकल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखनी है। चलो लिख लेते हैं। तो Na का क्या है? Na का कॉन्फ़िगरेशन यानी कि जो कक्ष विन्यास होगा वो क्या होगा? अगर पहले में भरेंगे तो 2 भर देंगे, दूसरे में भरेंगे तो 8 भर जाएंगे, ठीक है। और तीसरे के लिए क्या बचेगा? 1 बचेगा, तो यही लिखा हुआ है। तो 1 बचा है तो उसको 1 को इधर से दर्शा देते हैं। ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन का क्या है? 2O, तो O का। फिर मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम में 282 का कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो यहाँ पे कितने बचे? लास्ट में 2 बचे। यहाँ पे कितने बचे थे? 6 बचे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन ने इसका लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा Na2O तथा MgO का निर्माण दर्शाइए। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा, चलो दर्शा देते हैं। तो Na, तो Na कितने था? 2 था और O 1 था, तो Na2, Na पे प्लस आयन है क्योंकि A देता है, और ऑक्सीजन तो A इस तरह से लिख सकते हैं या इस तरह से लिख सकते हैं। MgO का था तो Mg2O, MgO केवल MgO है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है? आंसर है आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च इसलिए होता है क्योंकि इनके आयनों के बीच मजबूत अंतर आकर्षण बल होता है, जिसे तोड़ने के लिए ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता होती है। इसलिए मतलब कि इसी वजह से इनका गलनांक उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न पदों की परिभाषा बताइए। तो निम्न पदों की परिभाषा कौन कौन से पदों की बतानी है? खनिज किसे कहते हैं? अयस्क और गैंग। खनिज यानी कि मिनरल्स, धातुओं के वे तत्व या यौगिक जो भूपर्वतीय में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जिनमें कुछ अन्य पदार्थ हैं जैसे मृदा, रेत, चूना पत्थर मिले होते हैं, उन्हें खनिज कहा जाता है। दूसरा अयस्क, जिस खनिज से धातु कम खर्च पर आसानी से प्राप्त की जा सके उसे अयस्क कहते हैं। तीसरा है गैंग, पृथ्वी से खनिज अयस्क में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें गैंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। सोना और प्लेटिनम धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, यानी कि किसी के साथ में अभिक्रिया नहीं करती हैं वैसे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? आंसर है अपचयन प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। कार्बन के अलावा अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि को अपचायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये निम्न अभिक्रियाशीलता वाले धातुओं को उनके यौगिक से विस्थापित कर देती हैं। उदाहरण के लिए 3MnO2 प्लस 4Al मतलब एल्यूमिनियम, सो Mn अलग हो जाएगा और एल्यूमिनियम उसके साथ में क्रिया कर लेगा, उसमें निकल जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर के धात्विक ऑक्साइड को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया। धातु जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर। तो फिर किस स्थिति में विस्थापित अभिक्रिया घटित होगी? जिंक में नहीं होगी, मैग्नीशियम के साथ हो जाएगी, कॉपर में नहीं होगी। मैग्नीशियम ऑक्साइड में जिंक के साथ नहीं होगी, मैग्नीशियम के साथ भी नहीं होगी, कॉपर के साथ भी नहीं होगी। और कॉपर ऑक्साइड में जिंक के साथ हो जाएगी, मैग्नीशियम से हाँ, कॉपर से नहीं। तो कारण, क्योंकि अधिक अभिक्रियाशील धातुएं ही कम क्रियाशील धातुओं को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है? तो कौन सी नहीं होती है? यस, यू आर राइट। सक्रियता श्रेणी में नीचे स्थित सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं सिल्वर, सोना और प्लेटिनम। वायुमंडलीय गैसों से अभिक्रिया नहीं करती हैं, इसलिए संक्षारित नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्र धातु क्या है? तो आंसर है दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु या एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कांसा, जिसमें कॉपर और N है। इस्पात, जिसमें सी यानी कि सी किसको दिखाता है? कॉपर को। और Cu दिखाता है कॉपर को, C दिखाता है कोबाल्ट और आयरन को, आयरन आदि इस्पात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यपुस्तक के हल प्रश्न। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो कौन सा करता है? AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त की जाती है? तो जिंक की परत चढ़ाकर यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व हो सकता है, क्या हो सकता है? ये तत्व कैल्शियम हो सकता है। क्या है आंसर? कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है। इनका उपयोग कर धातु एवं अधातुओं के नमूने के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं? धातु एवं अधातु में विभेद के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का आकलन कीजिए। हथौड़े से पीटकर धातु की पतली चादर प्राप्त होती है, जबकि अधातु भंगुर होती है अतः छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगी। तो हथौड़े से इस तरह से पता चल जाएगा। विद्युत परिपथ द्वारा सर्वप्रथम बल्ब, बैटरी, तार तथा स्विच का उपयोग कर निम्न परिपथ बनाइए। इसके बाद बारी बारी से धातु और अधातुओं के दिए गए नमूनों को विद्युत परिपथ के क्लिप में लगाकर स्विच को ऑन करते हैं। हम पाते हैं कि धातुओं की स्थिति में बल्ब जलने लगता है, जबकि अधातुओं के साथ बल्ब नहीं जलता है। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। परीक्षण, तो परीक्षण में क्या ज़्यादा उपयुक्त तरीका है? क्योंकि ज़्यादा उपयुक्त तरीका है क्योंकि ग्रेफाइट एक अधातु है परंतु विद्युत का सुचालक है, इसलिए इसके साथ भी बल्ब जलने लगेगा, लेकिन सभी अधातुएं भंगुर हैं। तो पहला वाला ज़्यादा क्रिया से मतलब कि ज़्यादा सही है परीक्षण, क्योंकि उसमें तो कुछ अपवाद हैं, वो प्रॉब्लम करेंगे। परीक्षण के लिए विद्युत परिपथ कैसे तैयार करेंगे? तो एक लेंगे, पहले जो बैटरी है वो लगाएंगे, फिर क्लिप लगाएंगे, जांच के लिए धातु का टुकड़ा रखेंगे यहाँ पे, फिर स्विच लगाएंगे और बल्ब लगाएंगे, स्विच को ऑन करेंगे, देखेंगे बल्ब जला या नहीं जला, मतलब धातु है, नहीं जला मतलब कि अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। तो आंसर है ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक होने से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती। मैग्नीशियम और कैल्शियम
धातुएं तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी, जबकि कॉपर और सिल्वर धातुएं हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ये धातुएं हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील हैं। तो वो दो धातुएं कौन कौन सी हैं जो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी? वो है मैग्नीशियम और कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड और कैथोड एवं विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे? धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण के लिए अशुद्ध धातु M का एनोड और शुद्ध धातु M की पतली पट्टी के लिए कैथोड, विद्युत अपघट्य M धातु का अम्लीकृत लवण विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? पित्यूस ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया। चित्र के अनुसार एक परख नली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्रित किया। तो ए गैस की क्रिया होगी ए सूखे लिटमस पत्र पर, दूसरा आई लिटमस पत्र पर। ऊपर की अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। चलिए लिख लेते हैं। ये परख नली है, सल्फर पाउडर वाला स्पैचुला है, ये बर्नर है और गैस एकत्र की जा रही है। पहले क्वेश्चन का है, सूखे लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आई लिटमस पत्र पर प्रभाव पड़ता है। नीले रंग के आर्द्र लिटमस पत्र का रंग बदलकर लाल हो जाता है। दूसरा अभिक्रिया लिखनी थी S+O2, सो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगी। SO2 + H2O तो मिलेगा H2SO4 यानी सल्फ्यूरस अम्ल। H2SO4 नहीं H2SO3, सल्फ्यूरिक नहीं सल्फ्यूरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके बताइए। लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके निम्न हैं। एक, यस दलपन करना, ये थोड़ा अजीब है, इंग्लिश वर्ड इसका अच्छा है। इस विधि में लोहे एवं इस्पात पर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, मिश्र धातु करके कह सकते हैं। दूसरा, प्रिंटिंग द्वारा। इस विधि में लोहे की वस्तु को पेंट कर देते हैं ताकि उसमें सतहें वायु और आर्द्रता के सीधे संपर्क में ना रहें। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं? आंसर है, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधिकांश अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। कुछ अधातु उदासीन ऑक्साइड भी बनाती हैं। अम्लीय ऑक्साइड SO2, CO2, NO2 आदि। उदासीन ऑक्साइड H2O और CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण बताइए। प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है? तो आंसर है, सोना, चांदी और प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में इसलिए किया जाता है क्योंकि ये धातु वायु, आर्द्रता और अम्ल से जल्द संक्षारित नहीं होती हैं और इसकी धात्विक चमक लंबे समय तक रहती है। साथ ही ये धातुएं सर्वोत्तम आघातवर्ध और तन्य भी हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है? तो पता है कि सीधा रखेंगे तो ये मतलब कि हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कर सकती है। चलो फिर भी आंसर देख ही लेते हैं। तो क्योंकि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जैसी धातुएं ऑक्सीजन के साथ इतनी तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं। इन्हें सुरक्षित रखने तथा अचानक आग को रोकने के लिए तेल, केरोसिन के अंदर डुबोकर रखा जाता है। साथ ही ये धातुएं जल के साथ भी तेज ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया करती हैं और उत्सर्जित हाइड्रोजन H2 जलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में किया जाता है, क्यों? तो आंसर है इसका, क्योंकि बर्तनों के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की परत बन जाती है जो एल्यूमिनियम की सतहों को संक्षारित होने से बचाता है तथा खाद्य पदार्थ को खराब होने से भी बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? क्योंकि किसी धातु को उसके सल्फाइड और कार्बोनेट की तुलना में उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है, इसलिए निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आपने तवे के मलिन बर्तन को यानी गंदे बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है? तो तांबे के ऊपर आर्द्र वायु तथा CO2 के कारण कॉपर कार्बोनेट की एक हल्की हरे रंग की परत बन जाती है जो क्षारीय प्रकृति की होती है। इसलिए जब इसे नींबू या इमली के रस से साफ किया जाता है तो इसमें मौजूद अम्ल क्षारक को उदासीन कर देता है और बर्तन साफ हो जाता है। कॉपर कार्बोनेट प्लस साइट्रिक अम्ल बनाएगा कॉपर साइट्रेट प्लस HO2 और H2 निकल जाएगा H2 वो CO2। नेक्स्ट सवाल है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं अधातुओं में विभेद कीजिए। पहला है क्षारीय धातु, जो धातु है वो क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं, अधातुएं जो है वो अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, धातुओं में तनु HCl या तनु H2SO4 से अभिक्रिया कर H2 गैस मुक्त करती हैं क्योंकि हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। अधातुएं तनु HCl या तनु H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करती हैं क्योंकि हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती हैं। तीसरा है कि धातुएं अपचायक होती हैं और अधातुएं उपचायक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर प्लस आयन बनाती हैं और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाती हैं। पांचवा पॉइंट है, धातुएं जल या भाप से हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं, वहीं अधातुएं जल या भाप से अभिक्रिया नहीं करती है अतः हाइड्रोजन को जल से विस्थापित नहीं होने देती। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी धातुएं H2 से संयोग कर हाइड्राइड नहीं बनाती, केवल सोडियम पोटेशियम कैल्शियम जैसी क्रियाशील तत्व बनाते हैं। नेक्स्ट है, मतलब कि इसी में धातु में है, सभी धातुएं H2 से संयोग कर हाइड्राइड बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषण में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे देती है जिसे वह एक विशेष विलयन में डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं लेकिन उनका वजन अत्यंत कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप उस विलेन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? आंसर है, वह व्यक्ति जो सुनार बनकर जाता है उसके पास एक्वारेजिया यानी का विलयन है जो 3:1 में सांद्रता HCl एवं सांद्र HNO3 अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। इसमें सोने को गलाने की क्षमता होती है जिसके कारण कंगन चमकने लगते हैं लेकिन उनका वजन कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म जल का टैंक बनाने में तावे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, इसका कारण बताइए। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉपर ऊष्मा का सुचालक है जबकि इस्पात जो लोहे का एक मिश्र धातु है ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं है। साथ ही कॉपर जल भाप से अभिक्रिया नहीं करता है जबकि इस्पात में जल से अभिक्रिया होती है और जंग लग जाती है। तो इस वजह से जो गर्म जल का टैंक है उसमें तावे का उपयोग किया जाता है ना कि इस्पात का, क्योंकि अगर इस्पात का करेंगे तो ये जल से क्रिया कर लेंगे गर्म जल से, और दूसरा ये विद्युत की सुचालक भी होती हैं जबकि कॉपर जो है वो कुचालक होता है। तो ये सब क्वेश्चन आंसर आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अपन को चैप्टर यानी कि अध्याय नंबर 4 देखना है जिसमें आपको कार्बन और उसके कंपाउंड्स के क्वेश्चन आंसर बताए जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो काफ़ी वैल्यूबल रहा होगा, आपके रिवीजन में भी हेल्प होगा। तो बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।